बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जो आज हम रिपेयरिंग ऑफ बोन्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग तो बहुत हैं। हमारी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू इनको डील करने के लिए बच्चे क्या करते हैं, बोन रिपेयर किया जाता है। तो आज पढ़ने जा रहे हैं अटैक आने के, फ्रैक्चर होने के। डिस्पाइट रिमार्केबल स्ट्रेंथ द बोन्स में ब्रेक। बच्चे, हमारी बोन्स इतनी स्ट्रांग होने के बावजूद भी ब्रेक कर सकती हूं। हमें कहता है डिस्पाइट रिमार्केबल स्ट्रेंथ द बोन्स में ब्रेक। वो कहता है इतनी बोन्स में स्ट्रेंथ होने के बावजूद कुछ सडन एक्सीडेंट की वजह से, बाहर आने की वजह से बोन्स टूट सकती है। ड्यूरिंग यूथ मोस्ट फ्रैक्चर रिजल्ट फ्रॉम ट्रमा दैट में ट्विस्ट और ब्रेक द बोन्स सच एज स्पोर्ट्स इंजरी, ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट, फॉल्स। वो कहते हैं जो बंदा एक यंग एज में है उसमें जो इंजरी की मोस्टली कॉजेज है वो ट्रमा एक्सीडेंट्स हैं, सडन जर्क्स लाइक एक्सीडेंट या कोई भारी चीज। तो नॉर्मली अगर आप यंग एज में देखें, यूथ में देखें, तो स्पोर्ट्स में किसी का पांव स्लिप हो गया, गिर गया, फ्रैक्चर हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो ये कॉजेज हैं। जबकि बच्चों की बोन्स वीक होती हैं और ओल्ड एज में जाके बोन्स वीक हो जाती हैं। इन ओल्ड एज बोन्स become thin and weak and hence a fracture occur more frequently। कहता अगर आप ओल्ड एज को देखें यंग एज के निस्बत, तो उसमें आपको फ्रैक्चर की जो रेशियो ज्यादा दिखे। क्यों? क्योंकि जो ओल्ड एज में आपकी बोन्स हैं वो बच्चे वीक हो चुकी होती हैं, वो अपने मिनरल्स लूज कर चुकी होती हैं। तो इसलिए एज कंपेयर टू यंग एज, जो ओल्ड एज। नेक्स्ट पैराग्राफ में बच्चों में बताने जा रहा है कि जो एक बोन फ्रैक्चर हो चुकी है, टूट चुकी है, उसकी रीअलाइनमेंट कैसे करनी है। तो आइए उसकी तरफ चलते हैं। अब फ्रैक्चर इज ट्रीटेड बाय रिडक्शन फॉलोड बाय रीअलाइनमेंट। फ्रैक्चर हुआ, डॉक्टर के पास गए। सबसे पहले डॉक्टर को क्या करना है, आपको कहना घबराना नहीं है। और सेकेंडली डॉक्टर ने क्या करना है बच्चे, आपकी जो बोन है उसे रीअलाइन करना है। अगर हड्डी टूट के उसकी अलाइनमेंट खराब हुई हुई है तो उसको वापस रीअलाइन करना, उसको स्ट्रेट करना है। क्यों? अगर बोन उसी जगह रिपेयरिंग पे आ गई तो जो बोन रिपेयर तो हो जाएगी पर वो ठीक रिपेयर नहीं होगी। तो डॉक्टर का सबसे पहला काम क्या है कि उस बोन की रीअलाइनमेंट करना, उसको ठीक करना। अब फ्रैक्चर इज ट्रीटेड बाय रिडक्शन व्हिच इज फॉलोड बाय रीअलाइनमेंट ऑफ ब्रोकन बोन एंड्स। जो बोन के दो टूटे हुए एंड थे, अगर वो एक दूसरे के सामने नहीं है, सो दे शुड बी रीअलाइंड, ताकि जब बोन रिपेयर हो तुम पहले जैसी बिल्कुल थी उस जैसे करने की कोशिश की जाए। अगर बोन की रीअलाइनमेंट ठीक नहीं होगी तो वो बोन ना वेट उठा सकेगी और ना ही उसकी रिपेयरिंग का प्रोसेस ठीक होगा। नेक्स्ट बच्चे आगे चलते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिडक्शन। एक को बच्चे वो बोलता है ओपन रिडक्शन और एक को बच्चे वो बोलता है क्लोज रिडक्शन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिडक्शन, क्लोज्ड एंड ओपन। अब बच्चे एक हड्डी ऐसी टूटी कि हमें पता चल रहा है कि अलाइनमेंट टेढ़ी हो चुकी है, बट हम देख सकते हैं कि ऊपर से फिजिकली विदाउट स्किन को चीड़-फाड़ करने से अलावा हम बोन को उसकी जगह पे वापस लेके आ सकते हैं। दूसरी कंडीशन ऐसी होगी कि बोन इस हद तक टूट चुकी है, क्रैक इतना बुरा है कि जब तक हम ऑपरेट नहीं करेंगे, सर्जरी नहीं करेंगे, स्किन को कट नहीं लगाएंगे, हम बोन को वापस ठीक, बोन को वापस रीअलाइन नहीं कर सकते। ऐसा केस बच्चे जिसमें इंजरी ज्यादा हो या एक्सीडेंटल केस जिसमें हम कहते हैं बोन में रॉड डालना पड़ता है, तो उसमें हमें सर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा, उसमें हमें स्किन को कट लगाना पड़ेगा। एक दूसरा केस नॉर्मल कोई बच्चा गलती से गिर गया झूले वगैरह से
उसमें ऐसा हो कि बोन में सिर्फ क्रैक है, फ्रैक्चर हुआ है, उस बोन की रीअलाइनमेंट हम फिजिकल तरीके से विदाउट कटिंग ऑफ स्किन कर सकते हैं। ये दो टाइप्स आ रहा है, ओपन और क्लोज्ड। In closed reduction, the bone end is fixed back to their normal position by physician hand. वो कहता है जो क्लोज्ड रिडक्शन है उसमें फिजिशियन बाय हैंड विदाउट एनी कट टू स्किन ऑफ द पेशेंट, डॉक्टर अपने हैंड्स का इस्तेमाल करते हुए फिजिकली उसकी जो बोन है टूटी उसको रियलाइन कर देगा। जबकि बच्चे इन ओपन रिडक्शन surgery is performed and the bone ends are secured together by traction to allow the healing process to begin। वो कहता है जबकि जो ओपन सर्जरी है या जो ओपन रिडक्शन है इसमें बच्चे डॉक्टर को, फिजिशियन को स्किन को कट लगाकर अगर रॉड की जरूरत पड़ी तो उसको भी इस्तेमाल करके बोन को रियलाइन करेगा। जिस तरह बोन की अलाइनमेंट होनी चाहिए उस बोन की अलाइनमेंट को क्लियर करेगा। क्यों? ताकि रिपेयरिंग ऑफ बोन्स अच्छे से हो सके, बोन की अलाइनमेंट खराब ना हो। ये बच्चे मोस्टली इन केसेस में होते हैं जब बोन का फ्रैक्चर एक से ज्यादा जगह पे हो जाए। एक जगह से टूटी, थोड़ा सा आगे जाके दूसरी जगह से टूट गई, फिर आगे जाके तीसरी जगह से टूट गई। तो इस तरह के केस में मोस्टली ओपन सर्जरी या ओपन रिडक्शन का सहारा लेना पड़ता है। The both ends in open surgery, the both ends are secured together with pins or wires। रॉड की जरूरत पड़ जाए या पिन्स और वायर्स की मदद से उनको एक वापस शेप देने की कोशिश की जाएगी। आफ्टर ब्रोकन बोन इज रिड्यूस्ड, इट इज immobilized by cast or by traction to allow healing process to begin। अब जब बोन की रीअलाइनमेंट कर दी गई तब डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कोई बाजू की हड्डी फ्रैक्चर हुई है तो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि अभी इसको हिलाना नहीं है। रीअलाइनमेंट के बाद कुछ अरसे तक उस हड्डी को हिलाना नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी जख्म नहीं भरा, अभी रिपेयरिंग का प्रोसेस जारी है। तो मोबिलिटी वजह से, मूवमेंट की वजह से जो बोन है उसकी अलाइनमेंट फिर खराब हो सकती है। तो उसकी अलाइनमेंट को खराब होने से बचाने के लिए डॉक्टर रिकमेंड करता है कि आपने अपने इस बाजू को नहीं हिलाना। हीलिंग टाइम इज मोस्टली फ्रॉम 8 वीक्स टू 12 वीक्स, but it is much longer for large weight bearing bones and for bones of elderly people because of their poor blood circulation। अब बच्चों में कहता है जो बोन्स की रिपेयरिंग का प्रोसेस है ये नॉर्मली 8 टू 12 वीक्स तक जाता है, पर अगर कोई बोट वेट बेरिंग बोन है, अगर कोई ऐसी बोन है फॉर एग्जाम्पल लेग बोन जिसने पूरी बॉडी का वेट बर्दाश्त करना है तो इसको 12 हफ्ते से ज्यादा का टाइम भी लग सकता है। और सेकंड कंडीशन उसने बच्चे में ओल्डर एज लोगों के लिए बता दी कि जो ओल्डर एज लोग हैं क्योंकि इनकी हड्डियां वीक है, इनकी ब्लड सर्कुलेशन कम है, तो इनमें भी जो हड्डियों की रिपेयरिंग का प्रोसेस है वो 12 वीक से ऊपर तक जा सकता है। अब बच्चों 4 स्टेप्स हमें बताने जा रहा है कि इन 4 स्टेप्स में जो बोन है वो रिपेयर होगी। पहला स्टेप बच्चे होता है हिमोटोमा फॉर्मेशन, और दूसरा सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन, तीसरा बच्चे बोन कैलस फॉर्मेशन, और चौथा रीमॉडलिंग। तो आइए बच्चे इन 4 स्टेप्स को देखते हैं। नंबर 1 कहता है द रिपेयरिंग प्रोसेस ऑफ सिंपल फ्रैक्चर टेक्स प्लेस इन 4 phases। नंबर 1 हेमोटोमा फॉर्मेशन। व्हेन अ बोन ब्रेक्स, वो कहता है जब एक हड्डी टूटती है, द ब्लड वेसल्स इन द बोन इटसेल्फ एंड परहैप्स इन द सराउंडिंग आर टॉर्न रिजल्टिंग इन हेमरेज।
हमने कहा था बोन्स एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसके पास कैपिलरीज भी है, ब्लड वेजल्स भी है। वो कहते जब हड्डी टूटती है तो उसके टूटने से जो वहां पर कैपिलरीज मौजूद थी, जो ब्लड वेसल्स मौजूद थी हड्डी के आसपास और स्पॉन्जी बोन में, वो भी ब्रेक करेंगी, ब्लड बहेगा, तो हम कहेंगे हेमरेज हो गया। तो जब हड्डी टूटती है ब्लड बहता है, किस वजह से? क्योंकि जो बोन्स है उनके पास ब्लड वेसल है, वही से हेमरेज हो गया। हेमरेज से होगा क्या कि जो ब्लड है, ब्लड क्लॉट कर देगा उस टूटी हुई हड्डी के इर्द गिर्द। As a result, a hematoma, a mass of clotted blood, forms at the fracture site. अब बच्चे ब्लीडिंग होती रही, जहां से हड्डी टूटी वहां से ब्लीडिंग होती रही, हेमरेज की वजह से ब्लड निकलता रहा, उसके एक ब्लड क्लॉटिंग से एक ब्लड का मैस, एक ब्लड का क्लॉट बन गया, जो उस फ्रैक्चर की जगह के आसपास होगा, उसके अराउंड होगा। Soon after, cell deprived of food began to die and the tissue at fracture site becomes swollen and hence painful. वो कहता है जैसी हड्डी टूटी, ब्लड वेसल से खून बहना शुरू हो गया, हड्डी के इर्द गिर्द आना शुरू हो गया। उसके अलावा जैसे सेल्स मरना शुरू हुए, ब्लड के सेल्स और हड्डी के, क्यों? उनको अभी फूड नहीं सप्लाई हो रहा था, फूड चेन उनका टूट गया। तो कहते हैं जब सेल डाई करना शुरू करते हैं तो इंसान को पेन फील होती है और जो हमारा फ्रैक्चर वाली साइट है वो स्वेल हो जाती है, वो स्वेल होना शुरू हो जाती है, हमें पेन भी फील होती है और जो फ्रैक्चर की साइट है वो स्वेल हो जाएगी। इस चीज को कहते हैं हेमोटोमा। नेक्स्ट बच्चे, सेकंड स्टेप, कैलस फॉर्मेशन, which we also call soft callus formation. Callus formation. Next, soft callus begins to form in 3 to 4 weeks. वो कहता है हेमोटोमा बनने के बाद अगले 3 से 4 हफ्ते में एक सॉफ्ट कैलस बनना शुरू होता है स्ट्रक्चर साइड पे। कैपिलरीज ग्रो इनटू हेमोटोमा एंड क्लियर अप द डेब्रिस। डेब्रिस कहते हैं बच्चे वेस्ट मटेरियल को जो हमारे काम का नहीं है। हेमोटोमा कैसे बना था? ब्लड वेसल से जो ब्लड निकला था वो फ्रैक्चर साइट के इर्द गिर्द क्लॉट कर गया था, विच वी कॉल्ड हीमोटोमा। वो कहते 3 से 4 हफ्ते के बाद एक सॉफ्ट बोन कैलस बनता है, जो होती क्या, इसमें ब्लड वेसल्स है, उन ब्लड वेसल्स का काम करके हीमोटोमा के अंदर इंजेक्ट हो, उसके अंदर जाए और जो डेब्रिस है, जो वेस्ट मटेरियल है, उसको निकाले। तो ब्लड वेसल्स आहिस्ता आहिस्ता हेमोटोमा के अंदर पेनिट्रेट हुई और वो जो डेब्रिस है उसको रिमूव करना शुरू कर दिया। फाइब्रोब्लास्ट एंड ओस्टियोब्लास्ट माइग्रेट इनटू द फ्रैक्चर साइट एंड बिगन टू कंस्ट्रक्ट बोन। वो कहता है जो ओस्टियोब्लास्ट, हमने कहा बोन का वो सेल जो बोन बनाता है, ओस्टियोब्लास्ट आहिस्ता आहिस्ता फ्रैक्चर की साइड पे आना शुरू हो जाएंगे जहां बोन का फ्रैक्चर हुआ था और नए बोन्स के सेल बनाना शुरू कर देंगे ताकि वापस बोन की हम रिपेयरिंग कर सके। तीसरा स्टेप बच्चे हमारे पास क्या आ रहा है? बोनी कैलस फॉर्मेशन। अब जो सॉफ्ट कैलस था अब ये स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा, टफ होना शुरू हो जाएगा, बोन को शेप और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना शुरू कर देगा। Osteoblast and osteoclast continue to migrate inward, multiplying rapidly and gradually convert the soft callus into bony callus. वो कहता है इस सॉफ्ट कैलस को आहिस्ता आहिस्ता ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट ने मिलके इसको स्ट्रॉन्ग करते गए, इसको टफ करते गए, अनटिल और अनलेस इसने एक टफ स्ट्रक्चर बना लिया, विच वी कॉल बोन callus formation or bony callus formation. Bone formation begins 3 to 4 weeks after injury and continues until a firm body union is formed within 2 to 3 months later.
वो कहता है जो बोन या जो बोनी कैलस फॉर्मेशन ये अप टू 2 to 3 months कंटिन्यू रहता है जब तक के बोन इनफ स्ट्रांग नहीं हो जाती। कि बच्चे जो रीमॉडलिंग का काम है जो हम लास्ट स्टेप पढ़ेंगे उसमें सिर्फ होगा कि बोन की शेप को हम कहते हैं ना रगड़ाई करना पॉलिश करना वो काम होगा। जो एक्स्ट्रा बोन्स के सेल होंगे उनको वापस रिपॉलिश किया जाएगा रिमोल्ड किया जाएगा। ये फाइनल स्टेज है बोनी कैलस जिसमें बच्चे हमारी बोन को ये फाइनल स्टेप है बच्चे जिसमें हमारी बोन को जोड़ना है। लास्ट में तो रिमॉडलिंग होनी सिर्फ। तो ये स्टेप ये प्रोसेस अबाउट 2 to 3 मंथ तक होता रहता है कि सॉफ्ट कैलस से बोनी कैलस बनना। लास्ट है बच्चे रीमॉडलिंग। आफ्टर सेवरल months bony callus is remolded by excess material on outside of the bone। अब बोन बन तो गई रिपेयर तो होगी पर कुछ एक्स्ट्रा सेल बन सकते हैं मैन्युफैक्चर साइड पे तो उसको वापस रिपॉलिश करने के लिए रीमेंटेन करने के लिए फाइनल चेकिंग प्रोसेस है। Final structure of a remolded area resembles that of original unbroken bone because it responds to the same set of mechanical stimulus। वो कहता है रीमॉडलिंग के बाद जो बॉन्ड की फाइनल शेप आई वो बिल्कुल वैसे ही है सिमिलर है जैसे फ्रैक्चर से पहले थी। इसके अलावा वो सेम स्टिमुलस को जवाब देगी रिस्पॉन्स क्रिएट कर रही होगी किसके खिलाफ मैकेनिकल स्टिमुलस के खिलाफ। जस्ट लाइक बच्चे नया घर जब बन जाए तो हम उसको घर के बनने के बाद पेंट होने के बाद हर काम होने के बाद उसकी फाइनल सफाई की जाती है। तो ये रीमॉडलिंग वो वाला काम है जिसमें काम बारीकी से देखा जाता है कोई एक्स्ट्रा बोन सेल तो नहीं बन गया। इसमें हम कह सकते हैं बोन की पॉलिशिंग हो रही है। तो ये था बच्चे आज का हमारा लेक्चर आसान सा इजी सा रीमॉडलिंग ऑफ बोन्स या फिर रिपेयरिंग ऑफ बोन्स भी जिसे हम कह सकते हैं। तो बच्चे कल तक के लिए दी गई इजाजत अपना ध्यान रखिएगा इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए लेक्चर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बच्चे अल्लाह हाफिज।